नमस्ते, गुड मॉर्निंग। केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इतिहास अध्यापक नरेंद्र पाल सिंह बीए द्वितीय वर्ष का सल्तनत कालीन इतिहास भाग 4 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। उसमें गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश की कठिनाइयों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे कि इल्तुतमिश का शासन 1211 से लेकर 1236 तक रहता है। इसमें इल्तुतमिश को कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसके बारे में आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलो, इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ। इल्तुतमिश की कठिनाइयाँ या समस्या भी बोल सकते हैं उसको, कि जब इल्तुतमिश दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठता है तो उसे कौन कौन सी समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर हम देखा जाए तो इल्तुतमिश का जो टाइम पीरियड रहता है वो मैंने कई बार बता चुका। वो 1211 से लगाकर 1237 ईस्वी तक इल्तुतमिश दिल्ली पर शासन करता है। इल्तुतमिश जब ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बनता है। तो कहीं स्वतंत्र तुर्क सामंत हैं, वो अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं, अपने आप को स्वतंत्र मानने लगते हैं। वो कौन से हैं? पहली जो समस्या है वो इल्तुतमिश के सामने उत्पन्न होती है, वो तुर्क अमीरों की समस्या। कौन सी समस्या है? तुर्क अमीरों की समस्या। दूसरी समस्या इल्तुतमिश के सामने उपस्थित होती है, वो सेना का विश्वास प्राप्त करना। सेना का विश्वास प्राप्त करना। तीसरी समस्या इल्तुतमिश की वो थी हिंदू राजाओं की समस्या। हिंदू राजाओं की समस्या या हिंदू राज्यों की समस्या भी बोल सकते हैं। तीसरी समस्या थी इल्तुतमिश के सामने खोखरों की समस्या। खोखरों की समस्या। एक और समस्या दुर्लभ राज्य अधिकार। दुर्लभ का मतलब कमजोर होता है, दुर्लभ। दुर्लभ राज्य अधिकार उसकी एक समस्या थी। वो कौन सी थी? एक आप दुर्लभ का मतलब होता है दुर्लभ राज्य अधिकार भी इसको बोल। कैसे? दुर्लभ राज्य अधिकार, दुर्लभ राज्य अधिकार। एक और समस्या की अगर हम बात करें तो उत्तर पश्चिम की समस्या, उत्तर पश्चिम राज्य की समस्या, उत्तर पश्चिमी राज्य की समस्या। ये इल्तुतमिश के सामने दिल्ली के राज सिंहासन जब ग्रहण करता है उनके सामने ये समस्या उत्पन्न होती हैं। तुर्क अमीरों की समस्या, सेना का विश्वास प्राप्त करना, हिंदू राजाओं की समस्या, खोखरों की समस्या, दुर्लभ राज्य अधिकार और उत्तर पश्चिमी राज्य की समस्या। अगर हम पहली समस्या पर बात करें, पहली समस्या है तुर्क अमीरों की समस्या। जैसे ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ऐबक 1210 के अंतर्गत हमने बात की थी, लाहौर में शोगान यानी घोड़े से गिर जाने के कारण लाहौर में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। तो उस समय इल्तुतमिश उनका दामाद शासक बनता है, जिससे कहीं
तुर्क सामंत है वो अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं और दिल्ली के शासन को हड़पने का प्रयास करते हैं। अगर तुर्क अमीरों की एक अपन बात करें तो पहला, जैसे गजनी का एक गवर्नर था, गजनी का गवर्नर जिसका नाम है ताजुद्दीन यल्दौज। जैसे ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है, ताजुद्दीन यल्दौज अपने आप को दिल्ली का शासक मान लेता है और इल्तुतमिश को अपना सूबेदार मानते हुए उनके लिए एक राज चिन्ह भेजता है। ये ताजुद्दीन यल्दौज गजनी का गवर्नर हैं। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसके बाद में ऐबक का भी गुलाम रहा। तो ये अपने को मानता है कि मैं भी गुलाम और ये भी गुलाम, मैं मोहम्मद गोरी के समय से गुलामी कर रहा हूँ, लेकिन ये नया बंदा जो इल्तुतमिश आकर यहाँ शासक बनता है तो उसको ईर्ष्या भाव होने लगती हैं और वो अपने आप को दिल्ली का शासक मानते हुए इल्तुतमिश के पास में राज चिन्ह भेजता है। इल्तुतमिश के पास ताजुद्दीन जो राज चिन्ह भेजता है। उस समय इल्तुतमिश परिस्थितियाँ हालात को मद्देनजर रखते हुए राज चिन्ह को स्वीकार करता है और गजनी के विरुद्ध कोई अभियान नहीं चलाता है। दूसरी तुर्क अमीरों की बात करें तो इसके अंतर्गत एक कुबासा का शासक, कुबाचा हैं। वो उस समय ऐबक के समय सिंध व मुल्तान का सूबेदार था। ये भी इल्तुतमिश के समय अपने को स्वतंत्र कर देता है। उसने कहा कि हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। ये अपने आप को ऐबक का उत्तराधिकारी मानते हुए वो अपने आप को क्या कर देता है, स्वतंत्र। ये इल्तुतमिश के लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। इधर हम बात करें बंगाल की तो बंगाल का शासक था अली मर्दाना। वो भी बंगाल में अपने आप को स्वतंत्र कर देता है और एक अलाउद्दीन की उपाधि धारण करता है। बंगाल का शासक कौन था? अली मर्दाना। ये भी अपने आप को स्वतंत्र कर देता है, एक उपाधि धारण करता है। इस उपाधि का नाम है अलाउद्दीन की। ये क्या करता है? उपाधि धारण करता है। कौन? अली मर्दाना। बिहार का शासक जो खिलजी वंश का था, जिसका मलिक, ये भी अपने आप को बिहार में स्वतंत्र घोषित कर देता है कि हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। ये इल्तुतमिश के लिए बहुत सी समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। धीरे धीरे वो उनके कैसे समस्या का समाधान करता है। सबसे पहले इल्तुतमिश गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के ऊपर अभियान चलाता है। ये इल्तुतमिश सबसे पहले गजनी के शासक ताजुद्दीन यल्दौज के विरुद्ध 1215 को एक अभियान चलाता है, युद्ध लड़ता है। उसे पानीपत का तृतीय युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में ताजुद्दीन यल्दौज परास्त हो जाता है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। पहली समस्या इल्तुतमिश की खत्म हो जाती है या इल्तुतमिश। दूसरा अभियान इल्तुतमिश कुबाचा के विरुद्ध चलाता है, जो सिंध और मुल्तान का गवर्नर था। यह भी अपने आप को स्वतंत्र मानता है। मुल्तान के विरुद्ध अभियान चलाता है। इस युद्ध में कुबाचा परास्त हो जाता है। अपने आप को खुद को बहुत शर्मिंदगी महसूस करता है और नदी में कूदकर
सुसाइड कर देता है। कौन? कुबाचा। 2 समस्या खत्म हो गई। इसके बाद में इल्तुतमिश बंगाल में अली मर्दान खां के विरुद्ध अभियान चलाता है, उस समस्या को समाधान करता है। बिहार के मलिक खुसरो शाह के ऊपर भी अभियान चलाता है और समस्या का समाधान करता है। तुर्क अमीरों की जो समस्या थी, दूसरी इल्तुतमिश के सामने समस्या थी सेना का विश्वास प्राप्त करना। क्या थी? सेना का विश्वास प्राप्त करना। सेना का विश्वास प्राप्त करना, प्राप्त करना। उस समय दिल्ली का जो सेनापति था वो था, दिल्ली का सेनापति उस समय, दिल्ली का जो सेनापति था, दिल्ली का सेनापति वो था इस्लाम खां। क्या नाम था? इस्लाम खां। ऐबक के समय दिल्ली का सेनापति कौन था? इस्लाम खां। इसने ही इल्तुतमिश को दिल्ली का शासन प्राप्त करने के लिए आमंत्रण दिया था। लेकिन किसी कारणवश इस्लाम खां है वो इल्तुतमिश से नाराज हो जाता है। इल्तुतमिश के लिए बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, क्योंकि इल्तुतमिश को अगर पूरे अपने अगर राज करना, दिल्ली का राज करना है तो उसे सेना का विश्वास प्राप्त होना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसने, इस्लाम खां उससे नाराज़ हो गया था। उस समय दिल्ली की जितनी भी सेना थी वो इस्लाम खां के नियंत्रण में थी। उसने इल्तुतमिश ने धीरे धीरे सेना का विश्वास प्राप्त किया और इस्लाम खां को खुश कर दिया। यह भी उनके लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी इल्तुतमिश के लिए। अगर हम तीसरी इल्तुतमिश की जो समस्या थी वो थी हिंदू राज्य की राजाओं की समस्या। हिंदू राज्य की राजाओं की समस्या तीसरी समस्या उनके विरुद्ध। जैसे ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो बहुत सारे हिंदू राजा थे जो ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन थे, उनको कर देते थे। और जैसे ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं और कर देने से मना कर देते हैं कि हम आपके अधीन नहीं रहेंगे। उस राज्य के अंतर्गत अगर देखा जाए, जैसे रणथंबोर हैं हिंदू राज्य के अंतर्गत, यह ऐबक के समय में दिल्ली सल्तनत के अधीन था। दूसरा अगर हम बात करें जालोर, यह भी दिल्ली सल्तनत के ऐबक के समय अधीन था। ग्वालियर था, यह भी दिल्ली सल्तनत। जैसे ही ऐबक की मृत्यु हो जाती है तीनों राज्य स्वतंत्र हो जाते हैं और कर देने से मना कर देते हैं। तो इल्तुतमिश के लिए एक समस्या थी, अगर मैं इन राज्यों के विरुद्ध अभियान नहीं चलाता है, उनको अगर दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं लाता हूँ तो ये हमारे लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। ये हमारे लिए गंभीर एक समस्या है। तो उनके विरुद्ध भी वो धीरे धीरे इन समस्या का समाधान करता है इल्तुतमिश। तीसरी अगर हम इल्तुतमिश की समस्या के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरी समस्या इल्तुतमिश के समय उत्पन्न होती है वो है खोखरों की समस्या। कौन सी? खोखरों की समस्या। ये खोखर जाती हैं वो मुल्तान व सिंध प्रांत में एक लड़ाकू जाति थी। कौन सी? लड़ाकू। सारे दिन लड़ाई करती थी, लड़ाकू जातियाँ थी और लूटपाट करने का काम किया करती थी। कई बार इल्तुतमिश ने उनको समझाने का प्रयास किया कि आप मेरे दिल्ली के आसपास क्षेत्रों पर लूटपाट न करें, लेकिन इल्तुतमिश की बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो इल्तुतमिश ने उन खोखरों
की जातियों के विरुद्ध अभियान चलाया, उस समस्या का समाधान किया। ये मुल्तान और सिंध की एक लड़ाकू जाति थी, लूटपाट करने का काम करती थी। उसने कहीं दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया था। दिल्ली के आसपास क्षेत्र हैं उसको अपने अधीन कर लिया था। इल्तुतमिश ने उनके विरुद्ध अभियान चलाकर उनका समाधान किया। अगर एक अगली समस्या दुर्बल राज्याधिकार की अगर बात करें तो इल्तुतमिश है वो, उसको गुलामों का गुलाम या दासों का दास कहा जाता है। जब वो दिल्ली की राज सिंहासन प्राप्त करते हैं तो दिल्ली के तुर्क अमीर जो विशुद्ध यानी शुद्ध तुर्क हैं वो उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं, उसे सुल्तान मानने को तैयार नहीं है। न हिंदू इस्लामी कानून के अनुसार अगर देखा जाए तो धार्मिक नेता भी उसके व्यवहार के पक्ष में नहीं थे, इसलिए ये इसकी स्थिति बहुत कमजोर थी, दयनीय थी। उसको अपने राज्य को सुदृढ़ बनाना अति आवश्यक हो गया था। कुछ दिल्ली के विशुद्ध तुर्क सामंत इल्तुतमिश को शासक मानने को या सुल्तान मानने को तैयार नहीं हैं। धार्मिक नेता उसके पक्ष में नहीं थे। इस्लामी कानून के अनुसार वो उसको शासक नहीं मानते थे, तो उसे ये कमजोर, कई इतिहासकार कहते हैं कि इल्तुतमिश के लिए दिल्ली का जो शासन था उनके लिए फूलों की सेज न होकर वो उनके लिए कांटों की सेज बन गया, क्योंकि उस समय इल्तुतमिश जब शासक बनता है कई प्रकार की उनको समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इन समस्या का वो निदान कूटनीति, प्रतिभा, युद्ध कौशल से वो इस समस्या को समाधान करने का प्रयास करता है इल्तुतमिश। जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो उस समय इल्तुतमिश के दो बेटे, इतिहासकार बताते हैं इल्तुतमिश के दो बेटे जिसमें नासुरुद्दीन मोहम्मद और दूसरा है रखनुद्दीन। हमने बात की इल्तुतमिश की कठिनाइयों के बारे में, जैसे तुर्क अमीरों की समस्या, सेना का विश्वास प्राप्त करना, खोखरों की समस्या, उत्तर पश्चिम की समस्या और दुर्लभ राज्याधिकार वो उनकी समस्या थी। इल्तुतमिश के दो बेटे थे जिसका नाम था, एक तो नासुरुद्दीन मोहम्मद, दो बेटे नासुद्दीन, दूसरे का नाम था रखनुद्दीन। इल्तुतमिश जिससे बहुत अधिक प्रेम करते थे वो उसका बड़ा बेटा था वो नासुरुद्दीन, लेकिन अल्प आयु के अंतर्गत ही इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इल्तुतमिश बहुत दुखी होता है और उसकी स्मृति में दिल्ली में एक मस्जिद का निर्माण करवाता है इल्तुतमिश। जैसे ही इल्तुतमिश बीमार हो जाता है तो अपने वो दिल्ली के तुर्क सामंतों को बुलाकर कहता है कि मेरा जो बेटा है रखनुद्दीन वो बिल्कुल दिल्ली शासन
के लिए एक अनुभवहीन है। तो जैसे ही मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरी बेटी रज़िया सुल्तान को दिल्ली की शासिका बनाना इल्तुतमिश ने मरते वक्त दिल्ली सामंतों को कहा था। लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है तो दिल्ली के सामंत एक औरत, एक महिला को दिल्ली के शासन पर बिठाना एक पसंद नहीं करते हैं। तो वो उनके बेटे रखनुद्दीन को 1237 में दिल्ली के राज सिंहासन पर बिठाते हैं। वो एक अनुभवहीन, एक कमजोर शासक था, भोग विलास के अंदर डूबा रहता था, आलसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, धन को व्यर्थ ही व्यय किया करता था, जिसके कारण जनता उससे परेशान हो गई। और इसी कारण उसकी जो शासन की जो बागडोर थी रखनुद्दीन की 1237 में दिल्ली के शासन पर, और शासन की बागडोर थी वो शाह तुर्कान जो उसकी माँ के हाथ में थी। जैसे ही उस शासन की बागडोर उसकी माँ शाह तुर्कान के हाथ में आ जाती है तो वो कहीं दिल्ली के शासकों के साथ युद्ध करती है, अभियान चलाती है, उनके साथ युद्ध करती हैं और धीरे धीरे उनको समाप्त करती हैं। ये तानाशाह प्रवृत्ति की महिलाएं थी, जिसके कारण सारी जनता, दिल्ली की जनता उनसे परेशान थी। एक दिन रजिया सुल्तान शुक्रवार के दिन